दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आपको खास सूचना और खास जानकारी देने के लिए। दोस्तों पूरा वीडियो सुनेंगे और इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित को ज्वाइन करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ताकि हमारा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का विषय और पहले भुगतान फिर मतदान का विषय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो वायरल हो सके और अपना सार्थक प्रभाव इस देश के शोषणकारी बेईमान व्यवस्था पर डाल सके, और जो हमारे देश के 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों ने बारी बारी से ठगा है, वो जल्दी से जल्दी उन पीड़ितों को वापस मिल सके। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के। एक मास्टरमाइंड दिनेश पांडे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के संदर्भ में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल दिनेश पांडे को जमानत दे दी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के आरोप में। वो जेल में बंद था और आपको बता दूं कि ये लगभग 150 करोड़ रुपए दिनेश पांडे के खातों में आपकी मेहनत की जो रकम थी, जो संजय भाटी वगैरह ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, इंडिपेंडेंट टीवी इत्यादि इत्यादि नाम से आपसे ठगी थी, वो रकम, उस रकम में से 150 करोड़ रुपए दिनेश पांडे की फर्जी कंपनियों के खातों में ट्रांसफ़र हुए थे। और दिनेश पांडे चूँकि विदेश भाग गया था इस पैसे को लेकर के, तो जब वो आया दुबई से वापस, दिल्ली एयरपोर्ट से उसको गिरफ्तार किया गया था और वो लगभग 8-9 महीने से जेल में था। लेकिन चूँकि वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वैसे तो उसे अखबार वाले और टीवी वाले भी बिजनेसमैन बता रहे हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है, ठग है। उसने दर्जनों फ्रॉड कंपनीज बनाई हुई हैं जिन्हें सेल कंपनीज बोला जाता है, और वो ठगी के कारोबार में बहुत लंबे समय से संलिप्त है। दिल्ली गांधीनगर का रहने वाला है और नोएडा में उसने अपना ये ठगी का धंधा आरंभ कर रखा है। काफ़ी लंबे समय से करता है वो इसी प्रकार के धंधों को। सुप्रीम कोर्ट ने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड पर उससे जमा करवाया है और उसको कल जमानत दे दी। उससे पहले जुलाई में उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन चूँकि बहुत सारे मुकदमे थे तो वो वहाँ से रिहा नहीं हो पाया था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। और साथ में एक आदेश ये भी कर दिया कि अब उसके खिलाफ कोई भी नया मुकदमा बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के पुलिस दर्ज नहीं करेगी। तो ये ज्यादती है एक तरह से, मतलब कानून का मखौल उड़ाना है, मजाक उड़ाना है कि जिस बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में हमारे देश के 2 लाख सैनिकों के साथ ठगी हो, हजारों सैनिकों ने आत्महत्या कर ली हो, 6 लाख से ज़्यादा अन्य किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स जिस स्कैम के शिकार हुए हों, जो प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर हुआ हो, खुलेआम हुआ हो, जिसमें दर्जनों आरोपित अभी तक फरार हैं, उन पर इनाम घोषित हैं और उनकी गिरफ्तारी से पहले ही तमाम केसेज में अभी चालान भी फाइल नहीं हुआ है, अभी सीबीआई जांच की सिफारिश पेंडिंग चल रही है। ऐसे जघन्य कांड में जिसमें हमारे देश के फौजियों का खून तक निकालकर विदेशों में बेच दिया गया हो, इस तरह के भयावह, जघन्य और शर्मनाक कांड के आरोपी दिनेश पांडे को या वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र भसीन को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा जमानत दे देना, वो भी बिना पीड़ितों का पक्ष सुने, मैं समझता हूँ ये कानून का मजाक है, कानून का मखौल है। और जो विवेकाधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को प्राप्त हैं, उन विवेकाधिकारों का दुरुपयोग है खुलेआम। ऐसे मामलों में जमानत नहीं देनी चाहिए थी, कम से कम पीड़ित पक्ष को सुनना चाहिए था। राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील जो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसी, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, ईडी हो, चाहे अब तो सीबीआई को भी कह सकते हैं वो हो, या कोई लोकल पुलिस एजेंसीज हों या एसआईटी हो, उनका फर्ज बनता था कि वो पीड़ित पक्ष को भी सूचित करती
जब इन ठगों की बेल पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है उनको कोई प्रलोभन दिया गया हो, कोई भय दिखाया गया हो, कोई दबाव डाला गया हो, चूँकि इसमें भयभीत भी किया जा रहा है ऑफिसर्स को, चाहे वो डॉक्टर रामआशीष यादव हों एसपी ईओडब्ल्यू मेरठ, चाहे वो एसएसपी कृष्णा वैभव रहे हों गौतम बुद्ध नगर, चाहे वो ईडी के डायरेक्टर रहे हों राम सुखेश्वर सिंह, राज सुखेश्वर सिंह। उन तमाम लोगों को डराया गया, धमकाया गया, उनके खिलाफ विभागीय एक्शन हुए। जिन जिन लोगों ने भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम में ईमानदारी से अपराधियों के खिलाफ, ठगों के खिलाफ काम करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये बड़ी दुखद खबर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो सत्येंद्र भसीन रहा हो या ये दिनेश पांडे हो या वो वीके शर्मा नोबल कोऑपरेटिव बैंक वाला। इस तरह से तो वो भी कहेगा कि मेरा भी साहब डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था जीआईपीएल में, बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, मेरा तो बैंक था, मेरे यहाँ खाते थे, आप उसे भी जमानत दे देंगे। आप उन लोगों को भी कुछ नहीं कहेंगे जिन लोगों ने सरकारी पदों पर बैठ करके बाइक बोट टैक्सी स्कीम्स को लॉन्च किया और उन लोगों के झांसे में आकर या उनकी उपस्थिति देखकर इस फ्रॉड कंपनी के मंचों पर देश के लाखों सैनिक ठगी का शिकार बन गए। देश के अन्य लाखों लोग इन स्कैम्स में बारी बारी से ठगी का शिकार बने। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे बल्कि निर्देश देना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला सीबीआई के हवाले करना चाहिए था। और जब बेल मैटर उसके समक्ष आए सुनवाई के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को, जांच एजेंसीज को, उस राज्य को, केंद्र को कहना चाहिए था कि भाई विक्टिम्स को भी इन्फॉर्म करो, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। जमानत याचिका पर सुनवाई के समय एक पक्षीय फैसला सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के नहीं करने चाहिए थे। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इन तमाम मैटर्स से हमको समझ लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही सुब्रत राय सहारा को पेरोल पर बाहर खुला छोड़ रखा है। 80,000 करोड़ रुपए की ठगी जिस आदमी ने की, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मेहनत की कमाई को जो व्यक्ति हड़पे बैठा है, सहारा इंडिया के नाम पर, सहारा क्रेडिट सोसाइटी के नाम पर और कई सारी फर्जी कंपनी बनाकर, सहारा इंडिया फाइनेंस बनाकर, वो आदमी कई साल से पैरोल पर बाहर खुला घूम रहा है, लोगों को लूट रहा है और उसके निवेशक आत्महत्या कर रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं किया जा रहा। तो ये सरकार की और अदालतों की जो लीपापोती वाली नीति है, जो ठगों के साथ मिली भगत है, जो उनसे लाभ उठाने की नीयत है इनकी, ये देश के कानून को, देश के न्यायिक सिस्टम को, देश के लोगों की कानून और न्यायपालिका के प्रति जो आस्था है, निष्ठा है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। इस तरह के निर्णयों से कम सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। उसे कोई भी निर्णय सुनाने से पहले, किसी भी ठग को जमानत देने से पहले अपने पूर्व के निर्णयों का भी अवलोकन करना चाहिए। बहुत सारे निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि किसी भी ठग को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि वो ठगी हुई रकम सुप्रीम कोर्ट की ट्रेजरी में या ट्रायल कोर्ट की ट्रेजरी में या सरकारी खातों में या विक्टिम के पास, विक्टिम की रकम को वापस नहीं कर देता, तब तक किसी भी ठग को सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट जमानत नहीं देगा। इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के 2016 से पहले के, और अब सुप्रीम कोर्ट उन तमाम निर्णयों पर कुठाराघात करते हुए, अपने ही डिसीजंस पर, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हैं वो, उनको पलटते हुए, उनको धत्ता बताते हुए, अपनी ही अवमानना करते हुए दिनेश पांडे, सत्येंद्र भसीन और सहारा, सुब्रत राय सहारा जैसे ठगों को खुले घूमने की अनुमति देगा। तो ये अन्याय है एक तरह से, ये नहीं होना चाहिए। चैलेंज कर रहे हैं हम, इन सब चीज़ों को करेंगे, लेकिन दोस्तों कानूनी कार्रवाई करने से ज़्यादा भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के दौर में मुझे लगता है कि आपका संगठित होना है। यदि आपने संगठित होकर समन्वित प्रयास नहीं किए, इन अन्यायपूर्ण फैसलों का विरोध नहीं किया, इस बेईमान सिस्टम का विरोध नहीं किया, जो सरकार संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं कर रही। आज तक 3 साल हो गए, देश में कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनी उस कानून के तहत, स्पेशल
अथॉरिटी का गठन नहीं किया गया, कोई स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ, कहीं एक भी व्यक्ति का पैसा इस कानून के तहत वापस नहीं किया गया। ऐसी बेईमान निकम्मी सरकार की खिलाफत करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे दोस्तों। और संसद के सम्मान के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा, चूंकि न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी कहीं न कहीं भय, दबाव और प्रलोभन के कारण अनुचित निर्णय दे रहे हैं, गलत फैसले दे रहे हैं, न्याय का गला घोंट रहे हैं। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे सुलभ माध्यम है दोस्तों कि आप लोग अपने संगठन को मजबूत बनाएं, इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें और जो सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, पहले भुगतान फिर मतदान, अरेस्ट सुब्रत राय सहारा, अरेस्ट RMCL ठग्स, अरेस्ट अशोक शर्मा कैची पिक्सल वाला अरेस्ट, और इस तरह के हजारों ठग खुले घूम रहे हैं। नदीम और वो क्या नाम है उसका, राशिद नसीम खुला घूम रहा है, साइंस सिटी वाला, कैची पिक्सल वाला खुला घूम रहा है, फ्यूचर मेकर वाला खुला घूम रहा है, श्योर गैन वाला खुला घूम रहा है, स्ट्रीट हॉक्स वाला खुला घूम रहा है, बाइक बोट वाले में बहुत सारे लोग खुले घूम रहे हैं, हेलो टैक्सी में बहुत सारे लोग खुले घूम रहे हैं, गो बाइक में, गो राइड में, हेलो राइड में, टॉप राइड में, तमाम ठग कंपनीज के ठग आज देश में खुले घूम रहे हैं। और ये इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि सरकार तो बेईमान है ही, सिस्टम तो ठगों के कब्जे में है ही, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं कमजोर हैं, असंगठित हैं, ठीक से अपनी लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे। जो रास्ता, जो मार्ग हमारा लड़ने का होना चाहिए, हम उस पर चल नहीं पा रहे। सब लोग अपनी अपनी अलग अलग खिचड़ी, अपनी अपनी दाल रोटी बना रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में लड़ाई को ले जा रहे हैं, चाहे वो आदर्श वाले हों, सहारा वाले हों, कैची पिक्सल वाले हों, साइंस सिटी वाले हों, फ्यूचर मेकर वाले हों, या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों। सब लोगों के मन में ये लालच है, ये भावनाएं, ये बिठा दिया गया है कि यदि वो सरकार की गुलामी करेंगे, चमचागिरी करेंगे, गीत गाएंगे, उसका गुणगान गाएंगे, तो शायद उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें जल्दी वापस मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं, चूंकि इस बात को गांठ बांध लो तमाम साथी कि चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे किसान एग्रो टेक्नो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे KVC हो, चाहे बाइक बोट हो, चाहे हेलो टैक्सी हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन हो, चाहे कैची पिक्सल हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे फ्यूचर मेकर हो, चाहे गो बाइक, चाहे गो राइड, चाहे हेलो राइड, चाहे JCB, और चाहे श्योर गैन, चाहे प्रिया प्रभार, चाहे कुलकर्णी, चाहे संजीवनी, चाहे नवजीवन, चाहे कोई और, ये जितनी भी ठग सोसाइटीज हैं, ठग कंपनीज हैं, ये या तो मोदी सरकार में बैठे हुए लोगों की हैं, या उनके मित्रों की हैं, या उनके बेनिफिशियर्स की हैं कि जो आप लोगों की मेहनत की कमाई को ठगते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार में बैठे हुए लोगों को पहुंचाते हैं। और सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग इन ठगों को प्रोटेक्शन देते हैं, इनको बचाते हैं, ठीक से अदालतों के अंदर इनकी खिलाफत नहीं करते, विक्टिम की पैरोकारी ठीक से नहीं करते, और अदालतें भी इनको एक तरफा जमानत दे करके खुला छोड़ देती हैं, और ये पुनः एक नई कंपनी बनाकर या पुरानी कंपनियों के माध्यम से ही ठगी करने लगते हैं। तो दोस्तों अगर इस परंपरा को, इस ठग परंपरा को ध्वस्त करना है, ठगों को पावन पवित्र भारत भूमि से खदेड़ना है, भगाना है, और आपको अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस पाना है, तो तमाम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे। और जो 1 जनवरी 2022 से हम संसद पर सत्याग्रह करने जा रहे हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए आप तमाम लोगों को उस सत्याग्रह से जुड़ना होगा, भागीदारी करनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए तमाम लोग। जिन लोगों के ट्विटर हैंडल्स नहीं है वो ट्विटर हैंडल्स बनाइए, जिन लोगों के फेसबुक पर आईडी नहीं है वो फेसबुक पर आईडी बनाइए। यदि आप फौज में हैं, पुलिस में हैं, सोशल मीडिया पर रह नहीं सकते, ट्विटर पे या यूट्यूब पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से बनवाइए ताकि वो इस अभियान के साथ जुड़ें और इन चीज़ों को वायरल कर सकें, ताकि सरकार को पता चल सके कि यदि इन 20 करोड़ लोगों ने मिलकर एकजुट होकर हमारी खिलाफत की तो ये हमारी इस बेईमान सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और जब सरकार को ऐसा लग जाएगा तो सरकार एक दिन में आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस करेगी।
दोस्तों, सरकार का चाहे ईडी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कुछ से भी हो, चाहे दूसरी लोढ़ा कमेटी हो, ओढ़ा कमेटी हो, ये तमाम लोग मतलब बुरी तरह आकंठ डूब चुके हैं करप्शन में, और ठगों के साथ इनकी इतनी मिली भगत है कि अभी पिछले दिनों 3 जुलाई को 5 दिन लगातार ईडी ने सर्च अभियान चलाया दमन में राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के परिसरों में, लेकिन उसे मितेश अग्रवाल नहीं मिला, अनिल अग्रवाल नहीं मिला, अभिषेक अग्रवाल नहीं मिला, जबकि वो रोज फेसबुक पे लाइव होता है, रोज कहीं ना कहीं फाइटो एटॉमी की लॉन्चिंग करता है, और ईडी को वो नहीं मिल रहा, नहीं गिरफ्तार किया। जो इनकम टैक्स का दूसरा एक डिपार्टमेंट है ड्राई, उसने उसको अरेस्ट किया 2019 में 20 में, छोड़ दिया कुछ दिन बाद। जो ये एंटोलिया केस हुआ मनसुख हीरेन हत्याकांड, उसमें उसको अरेस्ट किया गया चूंकि उसकी वॉल्वो कार का इस्तेमाल हुआ था। उसमें उसे 2 घंटे बाद एनआईए ने और एटीएस ने हिरासत से छोड़ दिया। दिल्ली के वेलकम थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है 420 का। आज तक उससे पूछताछ करना दिल्ली पुलिस ने मुनासिब नहीं समझा। तो ठगों की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ठग कितने सातिर हैं, कितने ताकतवर हैं, किस तरह से उनकी पीएमओ तक पहुंच है। मैंने कल भी बताया था, एक खबर आई थी कि किस तरह से पीएमओ के सेक्रेटरी ने एक औरत से 200 करोड़ रुपए ठग लिए, और गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी ने उसको बोल के कि मैं अनूप सिंह बोल रहा हूं गृह मंत्रालय से। अनूप सिंह कौन है? केवीसी का अनूप चौधरी, खुला घूम रहा है केवीसी के नाम पर, जिसने लाखों लोगों के साथ ठगी की, वो है अनूप चौधरी। वो गृह मंत्री का सचिव बन जाता है, प्रधानमंत्री का सचिव बन जाता है, प्रधानमंत्री के साथ उसके फोटो हैं, गृह मंत्री के साथ हैं, राजनाथ सिंह के साथ हैं, रक्षा मंत्री के, और दूसरे लोगों के साथ हैं। वो कुछ भी बन के कहीं भी किसी से भी ठगी कर लेता है, खुला घूम रहा है आज तक। उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में ही, सहारनपुर में और लखनऊ में। उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग सरकार के लोग हैं, और सरकार नहीं चाहती कि ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिले। बहुत सारे लोग, मैं आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का उदाहरण देता हूं, वो कहते हैं साहब लिक्विडेटर हटाओ, प्रशासक नियुक्त कर दो। अरे भैया, प्रशासक नियुक्त हो जाएगा तो सब सोसाइटी को, सरकार को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। लिक्विडेटर रहेगा, आपका पैसा वापस नहीं होना है, तो सरकार क्यों प्रशासक अपॉइंट करेगी? क्यों पैसा वापस देना चाहेंगे अमित शाह या नरेंद्र मोदी आपको? उन्हीं की तो थी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्होंने ही आपके पैसे का गबन किया है। तो आपको ये छोटी छोटी सामान्य चीजों का ज्ञान होना चाहिए, छोटे छोटे स्वार्थों से बाहर निकलना चाहिए, और अब मिलकर के तमाम लोगों को अपनी इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अन्यथा ये ठग जो आपकी बची कुची सामर्थ्य है, धन है, आपका सम्मान है, आपका जीवन है, उसको भी तबाह कर देंगे, और आप सदियों लड़ते रहेंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा। आपको न्याय लेना है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, और अपनी शक्ति का, अपने जनमत का एहसास कराना पड़ेगा इस बेईमान सिस्टम को। जय हिंद, जय भारत।